नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम जीएस के चारों पेपर के ही एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 चारों पेपर के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम आज क्वेश्चन लेते हैं, वो है पेपर नंबर 1 का और क्वेश्चन है डिस्कस द रीजंस फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत, ऑल्सो एग्जामिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर इसके परिणामों का भी परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण से सूरत में स्प्लिट हुआ था। रीज़न या फिर बहुत सारे जो है इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसके कारण जो है सूरत में स्प्लिट देखा गया था। और अंत में हम देखेंगे कि इस स्प्लिट का, इस विभाजन का हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर अगर हम सूरत के सेशन की बात करें, ठीक है, तो सूरत स्प्लिट ये हुआ कब था? ठीक है, ये हुआ था 1907 में। तो कांग्रेस का जो सेशन था 26 दिसंबर 1907 को जो हुआ था सूरत में, वहीं पर जो है यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है, वहाँ पर जो है विभाजन देखने को मिलता है। उसके दो ग्रुप्स जो थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ठीक है, उनके बीच में जो है यहाँ पर हमें विभाजन देखने को मिलता है। तो इस पूरे जो सेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे रास बिहारी घोष। तो यहाँ पर अगर हम मेन कॉज समझें, ठीक है, मुख्य कारण समझें इस स्प्लिट का, इस विभाजन का, तो वो क्या था? वो था जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके विचारधारा जो है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर था, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर था, जिसके चलते जो है अंत में जो है उनके बीच में जो है अलगाव हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर हम इवेंट्स की बात करें, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण जो है कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो ये इसको हमें जो है 1905 से समझेंगे। ठीक है, तो 1905 से, वर्ष 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद जब वहाँ पर, उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, एनुअल सेशन होता था, तो वहाँ पे जो एनुअल सेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में। ठीक है, बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहीं पर सबसे पहले जो है इनकी विचारधारा में जो है हमें अंतर देखने को मिला था। तो यहाँ पर इस सेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके बीच में बहुत सारे जो है डिसएग्रीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच में बहुत सारे जो है मतभेद जो हैं वो सामने आए थे। तो यहाँ पर जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, उसकी बात की जा रही थी, तो वहाँ पे जो है उस दौरान जो है इन लोग के विचारों में जो है बहुत ही ज़्यादा मतभेद देखा गया था। तो मॉडरेट्स थे, ठीक है, जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है उसको बंगाल तक ही जो है वो सीमित रखा जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है इसको बंगाल से बाहर, ठीक है, आउटसाइड बंगाल, ठीक है, बंगाल के बाहर इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी जो है इसको शुरू करना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट को जो है इंडिया के अलग अलग भागों तक लेकर के जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के विचार जो हैं वो अलग अलग थे। इसी के साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो गर्मपंथी दल था, ठीक है, तो वो क्या चाहता था कि जो भी सरकार है, औपनिवेशिक सरकार जो है, ठीक है, तो उनका पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर हमें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, केवल इन्हीं का बहिष्कार कर रहे हैं, केवल इन्हीं को बॉयकॉट कर रहे हैं। उनका मानना था कि हमें जितनी भी जो गवर्नमेंट के जो जितनी भी जो काउंसिल्स हैं, जितनी भी जो एसोसिएशंस हैं,
ठीक है। काउंसिल्स एंड एसोसिएशंस का भी जो है हमें बहिष्कार करना चाहिए, जैसे कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, लॉ कोर्ट्स हैं, जितनी भी जो उस टाइम की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इतनी भी सर्विसेज दे रही थी उसका भी बहिष्कार करने की बात की थी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका बहिष्कार करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे जो मॉडरेट्स जो थे उनका विचार बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने बोला था कि अगर हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल का अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो बहुत तरीके से जो है सरकार से जो है बहुत तरीके के फेवर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है वो जगह मिलेगी। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से जो है वो उस टाइम पे सरकार को नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों की विचारधाराओं में हमें अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम 1906 की बात करें, ठीक है, 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था कैलकाटा सेशन। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है दोनों ही ग्रुप्स जो थे उसमें उनकी विचारधाराओं में हमें अलगाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें जो है वहाँ की अध्यक्षता कौन करेगा उसी पर उन दोनों ग्रुप में जो है मतभेद था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो है तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन जो मॉडरेट ग्रुप था, ठीक है, जो नरमपंथी दल था, उन्होंने जो है बाद में जो है दादा भाई नौरोजी को जो है वहाँ का अध्यक्ष, उस सेशन का जो है अध्यक्ष बनाया था, जिससे कि वहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा जो है दादा भाई नौरोजी को उन्होंने भी अपोज नहीं किया, और बाद में जो है मॉडरेट्स की ही जो है जो नॉमिनेशन उन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी का, उसी को माना गया था। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे चार जो है कॉम्प्रोमाइज रिजोल्यूशन जो है उसको भी पास किया गया था। वो 4 रिजोल्यूशन कौन से थे? स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की मांग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजोल्यूशन थे उसको भी पास किया गया था, और 1906 में ही सबसे पहले जो है स्वराज वर्ड का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वहाँ पे स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी की बात की थी, तो स्वराज्य की बात यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से दोनों ही ग्रुप में जो है मतभेद थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1907 की, जबकि एक्चुअल में जब हमें विभाजन देखने को मिला था तो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे उनका मानना था कि जो 1906 में, ठीक है, 1906 में जो रिजोल्यूशंस पास किए गए थे उसको दोबारा से दोहरा दिया जाए। वो कौन कौन से रिजोल्यूशन थे? जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की मांग, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग थी उसको वो चाहते थे कि इन रेजोल्यूशंस को वापस से दोहरा दिया जाए। और यहाँ पर वो चाहते थे कि जो ये सेशन है वो नागपुर में होना चाहिए, और इसकी अध्यक्ष जो है वो या तो लाला लाजपत राय हों या फिर बाल गंगाधर तिलक हों। लेकिन मॉडरेट्स जो थे उनकी विचारधारा यहाँ पे बिल्कुल ही अलग थी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, मॉडरेट्स जो थे ये चारों रिजोल्यूशन को जो है वो ड्रॉप करना चाहते थे, उसको जो है वो वापस ले लेना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की विचारधारा जो थी वो अलग थी। इसके बाद मॉडरेट्स चाहते थे कि ये सेशन कहाँ पे हो? वो सूरत में हो, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नीति थी कि जहाँ पे भी जो भी होस्ट प्रोविंस होगा, जहाँ पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो वहाँ पे जहाँ पे भी हो रहा होगा, तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति का, वहाँ के अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो वो वहाँ पे जो है अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो क्योंकि सूरत के ही रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मॉडरेट्स चाहते थे कि यहाँ पे जो है इसको सूरत में किया जाए, ताकि जिससे कि तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो जो है वहाँ पे अध्यक्षता ना कर सकें। और अंत में जो है रास बिहारी घोष ने जो है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी।
तो यहाँ पर भी जो है दोनों की विचारधारा जो थी वो बहुत अलग थी। और अंत में जब तिलक जो है अपनी बात कहने के लिए स्टेज पर गए थे, तो वहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स थे उनके बीच में जो है वो भिड़ंत देखी गई थी, और जिसके बाद जो है यहाँ पर हमें स्प्लिट देखने को मिलता है। उसको जो है यहाँ पे जब तिलक गए वहाँ पे भिड़ंत हुई दोनों ग्रुप्स के बीच में, तो जो है यहाँ पे पूरा सेशन जो है उसको स्थगित कर दिया गया था, और यहाँ पे हमें स्प्लिट, सूरत का जो विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स थे जिसके चलते जो है यहाँ पर जो है इस सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था फ्रीडम स्ट्रगल पे, अब हम एक बार उस पर पूरी चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट से प्रभाव की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सूरत के विभाजन के बाद, ठीक है, तो ये जो पूरा जो कांग्रेस था ये जो है वहाँ पे जो मॉडरेट्स था उनका वर्चस्व हो गया था, ठीक है, डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। वो मॉडरेट्स जो है उसमें डोमिनेट करने लगे थे, और यहाँ पर उनकी डिमांड जो थी वो वही रही थी कि उनको जो है एक कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, ठीक है। वो जो है वो स्वशासन चाहते थे, औपनिवेशिक जो सरकार थी उसके अंतर्गत ही। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड क्या थी, वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता जो है उनकी डिमांड थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का जो है वो अंत हो गया था सूरत के विभाजन के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, मॉडरेट्स जो थे उन्होंने कभी से जो कॉमन पीपल जो है, ठीक है, जो आम जनता है उनके ऊपर जो है कभी भी फेथ नहीं किया था, जिसकी वजह से वो उनके साथ जुड़ नहीं पाए थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था जो 1905 से 1907 तक जो चलाया गया था, उसके जो लीडर्स थे, इसी वजह से लीडर्स कौन थे, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ही थे। और उनके जो है जेल जाने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं जब वो विभाजन हो गया, वहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया, उसके बाद जो है कांग्रेस पूरी डोमिनेट किसने की, वो मॉडरेट्स ने की थी। तो वहाँ पे पूरी लीडरशिप जो उसको लीड कर रहे थे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए थे। और उनकी लीडरशिप हट जाने के बाद जो पूरा स्वदेशी मूवमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें स्वदेशी आंदोलन का अंत देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है यहाँ पे हमें पतन देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये भी डिक्लाइन हो गया था। तो एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाने के बाद जो है वो जो पूरा जो नेशनल मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो पूरी गतिविधियाँ थी वो रुक गई थी, वो पूरा के पूरा जो है वो ठहर सा गया था, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और जो मॉडरेट ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों जब साथ में मिलकर काम कर रहे थे तभी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। जब वो अलग हो गए तो वो इतने इफ़ेक्टिव जो है वो यहाँ पर नहीं रह पाए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक है और अरबिंदो घोष जो हैं, ये जो लीडर्स हैं, इनको जो है यहाँ पर जेल भेज दिया गया था। और अरबिंदो घोष को जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको जेल भेज दिया गया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अरबिंदो घोष, हाँ, अलीपुर बॉम्बिंग केस की में जो है उनको वहाँ पे जेल भेज दिया गया था। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो लीडर्स जो थे, जो उनके इनकार्सरेशन के बाद या फिर उनके जेल जाने के बाद जो पूरा जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जो है डिवाइड एंड रूल, ठीक है, बांटो और राज करो की जो नीति थी उसको पूरी अपनाई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी वो इसलिए कि ताकि वो जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे हम उनको दबा दिया जाए, या फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ जो थी उनको जो है दबाने के लिए जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो मॉडरेट्स जो थे, जो अभी तक सोच रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको बहुत सारी जो है उनके फेवर करेगी, उनको जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उनके साथ बांटेगी। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था 1909 में, ठीक है, 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कांग्रेस को जो है कोई भी फेवर नहीं किया गया था। इसके
अलावा यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि 1909 में मुसलमानों के लिए जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। उन मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचक मंडल को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा धक्का था, क्योंकि कांग्रेस के कहीं भी एजेंडा में ये नहीं था कि मुसलमानों को जो है अलग करो, मुस्लिम्स को जो है वो अलग करो। तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज इन रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, क्रांतिकारी आतंकवाद में जो है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है सूरत स्प्लिट के बाद से। तो यहाँ पे क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो उन्होंने कभी यंगर जनरेशन के साथ तो अपने आप को जो है एसोसिएट कर ही नहीं पाए थे, और जो यंगर जनरेशन थे, ठीक है, वो जो है पीसफुल एक्टिविटीज़ में जो मॉडरेट्स जो थे, जो पीसफुल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो जो यंगर जनरेशन थी वो पीसफुल मेथड जो था उसकी एफिकेसी को बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, और क्योंकि वो पहले देख चुके थे जो जब एक्सट्रीमिस्ट साथ में थे तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को, तो उनको लगता था कि जो रिवॉल्यूशनरी मेथड्स जो हैं, ठीक है, वही अपने गोल को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट की जो पूरी जो गतिविधियां थी वो जो है बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब तक ही सीमित थी, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स द्वारा जो है उनकी गतिविधियों को जो है वो दबा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद ही, ठीक है, सूरत स्प्लिट के बाद ही बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़, ठीक है, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो अचानक से जो है उनकी गतिविधियाँ, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इस सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई थी, जैसे कि अभिनव भारत है। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं ये यहाँ पर काम करने लगी थी। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 1908 में, ठीक है, जो कि सूरत स्प्लिट के बाद हुआ था, 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है यहाँ पर एक मुजफ्फरपुर में जो है यहाँ पर जज के ऊपर जो है बम फेंका था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने, ठीक है, सचिन सान्याल ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर जो है वो बम फेंका था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हालांकि जो है पूरी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो मास बेस था, ठीक है, आफ्टर स्प्लिट के बाद जो मास बेस जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और लगातार जितनी भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनका जो है वो फेलियर हो रहा था। ठीक है, वो किसी भी अपने काम में जो है यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे थे या फिर जो भी जिस भी तरीके से वो कार्य कर रहे थे उसमें हर तरीके से वो फेल हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार जो है उनके जो कार्य के जो फेलियर्स था, और बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही जो स्मॉल नंबर्स में बहुत ही कम लोग जो हैं वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व थे। तो लेकिन जो इन सब के बावजूद भी जो है यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसने नेशनलिज्म को जगाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद किया था। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग थे, जो इंडिविजुअल हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, मास बेस बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि उन लोग को लगता था कि अपनी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए रिवॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है उनको एक साधन मिला हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल टॉर्मेंसी, राजनीतिक निष्क्रियता। ठीक है, तो जब सूरत स्प्लिट हो गया, दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा जो है जो कांग्रेस जो थी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इनएक्टिव हो गई थी। तो यहाँ पे हमें जो है राजनीतिक रूप से जो है एक निष्क्रियता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो पैरालाइज हो गई थी, और अगले एक दशक तक, करीब 10 साल तक हमें कोई भी बड़ा मास मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1916 में, ठीक है, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, जहां पर कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप्स वापस से जुड़े थे, उसी के बाद से जो है हमें कई सारे जो है मास मूवमेंट देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो था वो पॉलिटिकल पैसिविज्म में जो है वो बदल गया था सूरत स्प्लिट के बाद से। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सूरत स्प्लिट जो था, इससे जो पूरा विभाजन हुआ था, इससे दोनों ही जो ग्रुप थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप जो थे, उन दोनों को जो है एक बहुत बड़ा जो है लेसन मिला था, एक बहुत बड़ा सबक मिला था, जो कि हमें आगे कई आने वाले जो है रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट में देखने को मिलता है, कि जहाँ पर जब उनकी विचारधारा अलग हुई थी तो भी जो है वहाँ पे उनमें विभाजन नहीं हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920-21 में, तो तब भी उन दोनों की विचारधारा जो थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है अचानक से जो है उसको बंद कर दिया गया था, पर तब भी हमने देखा कि इस टाइम पे जो उनको जो सबक मिला था कि अगर वो दोनों पार्टीज अलग अलग रहती हैं तो वो किसी भी तरीके से जो है वो अपनी गतिविधियाँ जो है, अपना कार्य जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। तो उनको एक लेसन मिला था, एक सबक मिला था, जिससे कि आगे आने वाले जब भी कोई भी ऐसा इवेंट था या फिर कोई भी इंस्टेंस था जहाँ पे उनके विचारधारा अलग थे, तो उन्होंने बैठ के बात की थी, ना कि उन्होंने वापस से जो है स्प्लिट किया था। कोई भी विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन, और जो कि है डिस्कस द इश्यूज फेस्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन यूएलबीज, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करें और भारत में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उपाय भी सुझाएं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर लोकल गवर्नमेंट जो है वो होती क्या है, ठीक है, जो स्थानीय सरकार होती है वो होती क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक जो है, ये एक ऐसी सरकारी संस्थाएं होती हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही छोटी इकाई होती है, छोटी पॉलिटिकल यूनिट होती है, छोटी राजनीतिक इकाई है, जो कि बहुत ही छोटे जोग्राफिकल लेवल पे काम करती है, जैसे कि सिटी हो गए, टाउन्स हो गए या फिर विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करती है और इन्हीं को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे लेवल पे कार्य करने का या फिर गवर्नेंस का काम जो होता है वो किसका होता है, वो लोकल गवर्नमेंट का होता है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, ये कोई भी जो है रूल्स लॉज नहीं बना सकते, कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, लेकिन जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, सरकारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो इनका होता है। तो अगर हम बात करें अब यही जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो कोई अभी से नहीं है, वो हम देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम से जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है यहाँ पर मौजूद थी इंडिया में। और लेकिन अगर हम पहली फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, तो इसका जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 1688 में, सबसे पहले मद्रास में, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बॉम्बे और कलकत्ता में 1782 में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है सेटअप किया गया था। और 1870 में, ठीक है, 1870 में जो है लॉर्ड मेयो जो है, उन्होंने जो है यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, जिसके चलते 1882 में, ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे, जिनको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे उसका पक्ष रखा था कि यहाँ पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया था, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया था। तो इसको लाने का पूरा पर्पस क्या था? इसका पर्पस था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ताकि जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो है लोगों को जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है वो दी जा सकें। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो था, इसके पर्पस के साथ जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो अर्बन लोकल सेल्फ
अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको यहाँ पर जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसके यहाँ पे जो है 12th शेड्यूल में, ठीक है, 12th शेड्यूल जो है वहाँ पे 18 फंक्शंस दिए गए हैं कि जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जल आपूर्ति का नियमन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। तो ऐसे जो है 18 फंक्शंस जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बताए गए हैं यहाँ पर। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको जो है ग्रास रूट लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उनको लागू करने का काम किसका है, वो है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जब काम करती हैं तो उनके सामने जो है बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, अब हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, लैक ऑफ स्वायत्तता का जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभाव देखा गया है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी म्यूनिसिपैलिटी होती है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनको जो है पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है इंस्टेड ये, जबकि उनको जो है जितनी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, इस लोकल बॉडीज़ को एक सपोर्ट देना चाहिए, पर उसके बजाय जो है ये इनको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, जिसका कि नकारात्मक फ़र्क पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं नकारात्मक असर पड़ता है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनके काम के ऊपर। तो यहाँ पे वो अपना काम पूरी तरह से जो एफिशिएंटली जो है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, उसने जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो है 18 फंक्शन की बात की थी, ठीक है, 18 तरह के जो है उनके कार्य की बात की थी। लेकिन 2013 की एक स्टडी में ऐसा पाया गया था कि जो 31 में से केवल जो है यहाँ पे 11 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कि अपने जो 18 के 18 फंक्शन जो है वो लोकल बॉडीज़ को जो है ट्रांसफ़र कर रखे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 1992 में जो है ये पूरा लेकर के आया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके 20 साल बाद भी, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ जो थी उनको जो है पूरी तरीके से पूरे जो 18 फंक्शंस थे उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो राज्य सरकार जो है वो लोकल बॉडीज़ को बहुत ही ज़्यादा गवर्न करती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, जिससे कि उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो कार्य करने की जो स्वायत्तता है उस पर जो है नकारात्मक असर देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ फंड्स, ठीक है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पर जो है उनके जो उनके पास जो रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। हमारे ये जो जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था तो इसमें कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया है म्यूनिसिपैलिटी के या फिर हम कह सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो है वो जो फाइनेंशियल या फिर रेवेन्यू बेस क्या होगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी जो है एक स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। तो जिसके कारण से क्या होता है, ये लोग बहुत हद तक जो है राज्य सरकार पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो राज्य सरकार है यही जो है लोकल बॉडीज़ का जो टैक्स बेस कितना होगा, टैक्स रेट क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र कितना करना है, ग्रांट्स एंड एड कितना होगा, तो ये सब कौन डिटरमिन करता है, वो राज्य सरकार ही करती है। तो जो लोकल बॉडीज़ जो है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, ये पूरी तरीके से फाइनेंसेस के लिए या फिर अपने जो फंड्स हैं उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है, स्टेट या फिर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार पर ही पूरी तरीके से निर्भर होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर नहीं है टैक्सेस लगाने की, और तो जिसके कारण से जो है उनके पास जो है प्रॉपर उनका रेवेन्यू बेस जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार है वो बहुत बार जो है अपने ही इंटरनल जो है बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं जिसके कारण से जो भी टैक्स बेस जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हैदराबाद की, ठीक है, तो हैदराबाद में जितने भी जो आईटी पार्क से जितना भी जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है, ठीक है, जो इतना भी प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ले लेती है। वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप लॉ जो है वो पास किया गया है जिसके अंतर्गत जितना भी जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है जो कि लोकल बॉडीज़ के पास जाना चाहिए वो सीधा का सीधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने इंटरनल पॉलिसीज़ एंड रूल्स बनाकर भी जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो फाइनेंसेस हैं या फिर हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू बेस है उस पर जो है नकारात्मक असर देखने को हमें मिलता है। तो अगर हम देखें
ठीक है। तो ये जो जितनी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो इनके अगर हम टैक्स बेस की बात करें तो एक होता है इंटरनल रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरनल सर्विस ऑफ टैक्स, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर व्हीकल टैक्स हो गया। और इसी के साथ साथ जो होता है वो होता है एक नॉन टैक्स बेस, ठीक है, नॉन टैक्स बेस में आता है जैसे कि कोई भी म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी जो है उसका जो है वो रेंट आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है रिवेन्यू आता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। लेकिन जितना भी जो ये जो रिवेन्यू जो आ रहा है नॉन टैक्स बेस से या फिर इंटरनल सर्विस बेस से, ठीक है, टैक्स बेस से जितना भी जो रिवेन्यू आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है। और जीडीपी के अगर हम अनुपात में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। यही अगर हम बात करें जो इतना भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो पूरे का पूरा जो रिवेन्यू था, अगर हम 2007-8 की बात करें तो वो कितना था जीडीपी के उसमें, ठीक है, 1.08% था। ये हम बाद में देखते हैं कि 2012-13 में जो है ये और ज़्यादा घटकर जो है 1.05% हो गया है। और जो है ये 2017-18 में, ठीक है, ये और ज़्यादा घटकर जो है केवल 1% रह गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो रिवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गिर रहा है। तो उनके पास जो है फंड्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है, फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के सिटीज़न को अच्छी से अच्छी सर्विस उपलब्ध कराई जाए, वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए, तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके जो रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मिसमैच देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं डिलेड और इरेगुलर इलेक्शन, ठीक है, विलंबित या अनियमित चुनाव। तो यहाँ पर जो है संविधान में ये प्रोविज़न रखा गया है कि जितने भी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका 5 ईयर्स पर जो है वो गठन किया जाएगा और इनके इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जितनी भी जो डीलिमिटेशन की पावर होती है, ठीक है, जो भी डीलिमिटेशन की पावर होती है, डीलिमिटेशन ऑफ जो म्यूनिसिपल वार्ड्स होते हैं उनकी जो डीलिमिटेशन की जो पावर है वो किसके पास है, वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अक्सर डिले देखा गया है कि जो इलेक्शंस जो होते हैं वो टाइम पर नहीं होते। कई बार जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे हाई कोर्ट भी जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के जो है यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो नहीं होने दे रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्शंस जो हैं वो जो है टाइमली नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो बाधित हो जाता है। अक्सर जो है यहाँ पे पोस्टपोन देखा जाता है कि जो इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि 6-6 महीने तक जो है वो इलेक्शन नहीं होते, 6-6 महीने साल जो है इलेक्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का जो पूरा पर्पस है वो बहुत ज़्यादा डिफीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट डीलिंग होती है सिटीजन्स के साथ, तो वहाँ पे जो है करप्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट जो है वो देखा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करप्शन भी देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जहाँ पे कि लोग जो हैं वो रोज़ जाते हैं अपना काम कराने, लेकिन वहाँ पे जो है करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मतलब कि इवन आई पेड समवन कि वो जो बिजली का बिल का जो मीटर होता है उसमें जो है वो केवल नाम चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे भी पे करना पड़ा था। तो मतलब करप्शन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी है। जितनी भी जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इन सबके जो तालमेल जो है इन सबके बीच में उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, जिसके कारण वहाँ के जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जितनी भी जो पॉलिसी जो है वो लागू की जाती है उस पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पुअर लिंक विद अर्बन सिटीजन्स, ठीक है, तो यहाँ पे शहरी नागरिकों के साथ जो है यहाँ पे उनके जो संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नहीं हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा गया है कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, जिसको कि 1992 में लेकर के आया गया था, इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा अगर हम समझें पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है, जब भी कोई लोकल पॉलिसी बनाई जाए तो वहाँ पे जो लोकल वॉइसेस हैं उनको भी जो है वहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो लोगों की ज़रूरत क्या है, जब वो लोकल पॉलिसी को बनाते वक्त जो है उसको ध्यान में रखा जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हार्डली जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मतलब ना के बराबर ही है। वो कहीं पे भी जो है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उनके लिए आती है जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, उनको जब यहाँ पर जो है उनकी वॉइसेस जो है पॉलिसी बनाते वक्त, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त जब नहीं सुनी जाती हैं तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर देखा गया है। और जिसके कारण हम देखते हैं कि क्योंकि अर्बन सिटीजन्स का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो जब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो वोटर टर्नआउट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेग्लिजेंस फॉर स्मॉल टाउन्स, ठीक है, छोटे शहरों के साथ बहुत ही ज़्यादा लापरवाही होती है, ठीक है। तो ये जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, जब भी पॉलिसीज़ कोई फॉर्मुलेट की जाती है, कोई भी प्रोग्राम्स लेकर के आए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें बायसनेस देखने को मिलती है, ठीक है, बायसनेस देखने को मिलती है जो भी लार्ज सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो लार्ज सिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ होती हैं, उन पर जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है कि यहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे ये वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ पे ये वाले प्रोग्राम होंगे। तो यहाँ पे जो है एक उनके तरफ जो है एक जो है यहाँ पे बायसनेस देखी गई है, जिसकी वजह से जितने भी जो स्मॉल टाउन्स हैं उनको जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो जितने भी जो स्मॉल म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो हायरार्की में बहुत ही नीचे आती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो है फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसके कारण से बाहर से उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट लेने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में ऐसा पाया गया था कि 80% जितना भी जो टोटल म्यूनिसिपल रिवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आ रहा है, ठीक है, और जो 20% जो टोटल म्यूनिसिपल रिवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, वो म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत से आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर जो बिग सिटीज़ हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके पास तो फिर भी फाइनेंसेस हैं, लेकिन जो भी म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पंचायत जो हैं, जितने भी जो स्मॉल टाउन्स हैं, उनकी कंडीशन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेसिंग है। यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ जो हैं वो उनका जो गवर्नेंस का काम है या फिर जो सिटीजन्स को अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, अपर्याप्त मानव संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जो स्किल्ड मैन पावर रिसोर्सेज चाहिए हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें, ठीक है, तो अभी भी जो है 35% से लेकर 60% तक की जो जगह है जो है वो रिक्त है। अभी भी यहाँ पर जो है लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो बहुत सारी जो है ऐसी रिक्त स्थान है जहाँ पर कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की यहाँ पे कमी होने के कारण भी जो सिटीजन्स हैं उनको जो है सुविधाएं जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है नहीं प्रोवाइड कराई जा पा रही हैं। तो यहाँ पर जो है जो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट अर्बनाइज कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो यहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, चैलेंजेस, नए नए तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स
होती जा रही हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो जिसके कारण और लेकिन यहाँ पर जो है स्किल्ड मैन पावर की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर बहुत सारी जो है ऐसी पोस्ट हैं जो अभी भी खाली हैं, तो यहाँ पे मैन पावर की कमी की वजह से भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती हैं। सिटीजन्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है वो नहीं प्रोवाइड कराई जा पा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लागू होने से के कारण भी जो है बहुत सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोकल टैक्सेस जो थे उसको उसमें सबस्यूम कर दिया गया है, जैसे कि ऑक्ट्रॉय है, लोकल बॉडी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एडवर्टीजमेंट टैक्स है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलता था। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमें उनके फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलते हैं। तो आखिर हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या उपाय हैं जिससे कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है समय पर हमें चुनाव कराना चाहिए, ठीक है। चुनाव अगर समय पे होगा तो यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसी से हल हो जाएंगी, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके उस तरीके से जो है वहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सो नेक्स्ट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब भी डिज़ाइन किया जाए तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट करे जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भी लेकर के आया जा सके, ताकि जो है लोगों को, सिटीजन्स को वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। इसके बाद हम देखते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन, बेहतर समन्वय होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक बेहतर जो है तालमेल होना ज़रूरी है। जब भी कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब भी कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे एक बेहतर तालमेल की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितनी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, जब भी वो जो है अपनी जो स्थानीय जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनको ज़रूरत है कि इंटीग्रेट करे वो, ठीक है। जितनी भी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके साथ जो है इंटीग्रेट करे अपनी स्थानीय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, जिससे कि एक तालमेल होगी और जिससे कि जो है हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम बेहतर सर्विस जो है लोगों को दे सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा स्वायत्ता की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो जब भी अपने फंक्शंस जब भी अपने कार्य करती हैं, जो भी 18 फंक्शंस उनको दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उनको और ज़्यादा स्वायत्ता देने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है एक बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस को जो है वो डिलीवर कर सकें। इसी के साथ साथ जो है हम देखते हैं कि जो पूरा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हमें और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ में जब भी के जो भी मेयर होते हैं या फिर जो म्यूनिसिपल चेयरमैन होते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो है उनमें एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, नियोजन में जो है जो सिटीज़न पार्टिसिपेशन जो है उसको हमें और ज़्यादा जो है वो बेहतर करना होगा, ठीक है। उनको जो है और ज़्यादा जो है उनको इन्वॉल्व करना होगा जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो इससे क्या होगा, जब भी हम सिटीजन्स को यहाँ पे किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो लोकल नीड्स जो हैं, जो लोगों की जो लोकल नीड्स है उसको हम लोग केटर कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है एनजीओज़ की मदद ले सकते हैं, जो यूथ है, ठीक है, जो न्यू यूथ है उसकी हम लोग जो है मदद ले सकते हैं जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो जो सोचने का उसका नज़रिया बहुत अलग है। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे तो हम उन्हें एक बेहतर जो है सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर हम पीपल का इन्वॉल्वमेंट या फिर सिटीज़न का इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा जो पूरा पर्पस है पार्टिसिपेटरी म्यूनिसिपल गवर्नेंस का, हम उसको भी अचीव
कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें एक और पॉइंट, ठीक है, तो हमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उस पर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी जो म्यूनिसिपैलिटी में जो काम कर रहे हैं, जो जितने भी जो म्यूनिसिपल पर्सनल हैं, उनकी हम लोग मैनेजमेंट एबिलिटीज़ को जो है वो और ज़्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि वहाँ का जो गवर्नेंस जो है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स पर ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखें, ठीक है, 6th हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट देखें तो ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस के मदद से, ठीक है, हम लोग जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होके, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है किफ़ायती दामों पर जो है उनको जो है बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज ये देखने को मिलता है ई गवर्नेंस में कि लोग जो हैं वो खुद ऑनलाइन या फिर जो है सॉरी कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन जो है सर्विसेज पे जो है वो खुद बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, उनमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो जिसके कारण जो है हमें ई गवर्नेंस पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम लोग जो है हमेशा एक पॉजिटिव साइड को देखते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव साइड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जो लक्ष्य है पूरा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है अभी दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए हैं जिसमें कि यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2017 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत जो है यहाँ पे लोगों का जो है कंसिडरेबल सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो देखा गया है, जिससे कि वो अपने जो सिटीज़ हैं वहाँ के हाइजीन स्टेटस के बारे में वो खुद बताते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत तरीके से जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है सिटीज़न पार्टनरशिप जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जैसे कि NGOs की हेल्प ले रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो है हेल्प ले रही है, मदद ले रही है इस्लाम लेवल पे, जिससे कि उनके भी कॉपरेशन से जितना भी जो वहाँ का जो बिहेवियर चेंज है, कलेक्टिव बिहेवियर चेंज जो है उसको हम लोग जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, ठीक है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 2017 में जो है यहाँ पे लेकर के आया गया था अर्बन सिटीजन्स के लिए। इसके साथ साथ जो है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसको भी लेकर के आया गया है, जिसमें कि 5 पैरामीटर्स जैसे कि सर्विस, फाइनेंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, तो इन सब पैरामीटर्स पे जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उनको जो है रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जो है एक कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन की भावना जो होती है वो म्यूनिसिपैलिटी को और ज़्यादा जो है वो बेहतर कार्य करने के लिए जो है वहाँ पे इनकरेज करती है। तो हम लोग उस लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जैसा कि हमने बात की थी कि जो इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। तो इसलिए हमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आउटलाइन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, also what steps can be taken to overcome the problem of disguised unemployment। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए, साथ ही प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हम इसको जो है यहाँ पे क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक कोई लैंड है, वहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर कार्य कितने लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कार्य जो है 20 से 25 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 लोगों के ऊपर, ठीक है, जितने भी जो है अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो वो जो नेक्स्ट 10 लोग हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं वो क्या है, वो डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है कि ये प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट लेवल पे है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत हाई है, लेकिन उसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, सीजनल है, स्ट्रक्चरल है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसमें जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये जो है एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका असर जो है सीधा का सीधा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिसको कि हम आगे समझेंगे। और उस वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में जो है लोगों को एम्प्लॉयड दिखाया जाता है, लेकिन वो जो लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमें रीज़न नहीं पता चल पाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर कम क्यों हो रही है। तो हम सबसे पहले, जैसे कि हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझा कि जहाँ पे बहुत किसी भी जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब एम्प्लॉयड होते हैं तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये जनरली जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है विकासशील जो देश हैं वहाँ पर देखा जाता है, और या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर कि लेबर इंटेंसिव, ठीक है, जो भी लेबर इंटेंसिव अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर कि लोगों द्वारा काम किया जाता है, वैसी अर्थव्यवस्था में जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है ये, अगर हम इसके एक मेन फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, शून्य सीमांत उत्पादकता होती है। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे, जैसे कि हमने बात की, 10 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 20 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं, ठीक है, अगर इनको यहाँ से हटा भी दिया जाए तो भी जो है उन वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहाँ का जो आउटपुट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इन जो 10 लोगों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, वो ज़ीरो है। तो ये इसका जो है ये बहुत मेन फीचर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वहाँ पर ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्जांपल अगर हम लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट रेट तो करीब जो है वो 51% का है, लेकिन जीडीपी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, वो 18 से 20% का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अगर हम कॉजेज़ की बात करें, अगर हम इसके कारण की बात करें, तो सबसे बड़ा कारण जो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या का जनसंख्या का जो तेज़ी से जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण जो है हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से जो लेबर जो है वो सरप्लस में जो है अवेलेबल है, ठीक है, सरप्लस में अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहाँ पे रूरल एरियाज़ में मेनली जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एक ही देखा गया है कि एक ही घर के जो लोग हैं वो सारे के सारे उसी छोटे से लैंड में जो है इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अगला हम समझे तो पॉवर्टी, ठीक है, इंडिया में क्योंकि जो यहाँ पे जो है गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जो है लैंड नहीं है, उनके पास जो है कैपिटल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सेस नहीं है, उनको जो है वहाँ पे लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्रेडिट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों के पास लैंड नहीं है। तो वहीं पर जो है गांव में जो लोग हैं वो उसी आसपास जो है किसी और के खेत पे काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे इसलिए जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो इंडिया जो है यहाँ पे जो है लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है, लेबर बहुत ज़्यादा सरप्लस में है, तो लेबर जो है वो जो है बहुत ही चीप रेट में जो है अवेलेबल हो जाती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही जगह पर एम्प्लॉय कर दिया जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान और कौशल की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से लोगों के पास जो है वहाँ पे एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसका अर्थव्यवस्था पे या फिर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है वर्कफोर्स को जो है कंज्यूम कर दिया गया है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर जो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, वो ज़ीरो है। तो जिस कारण से जो प्रोडक्टिविटी जो है, जिस हिसाब से जो है लेबर को जितना कंज्यूम किया जा रहा है, उस हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे उत्पादकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉस ऑफ लेबर है, ठीक है, श्रम की हानि है। तो जितने भी जो वर्कर्स हैं वो अपने जो है फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करते, ठीक है, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करते, जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनका लेबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो जितना काम कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है, कहीं और अगर वो एम्प्लॉयड हों तो वो उतना ही काम कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वो यहाँ पे एक किसी जगह पे जो है ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉय हैं, तो उससे क्या होता है, उनके लेबर में भी जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसके बाद हम देखते हैं बर्डन ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों पर बोझ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से लैंड पीस पर जो है बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे जो हमारी जो रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जब वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे तो उनका जो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पर, संसाधन जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा बोझ होता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक हानि, ठीक है, आर्थिक हानि होती है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की जो बहुत सारे जो ऐसे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उनकी जो है ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो उनको अगर वहाँ से हटा भी दिया जाए, ठीक है, तो भी वहाँ पर जो है उतना ही काम होगा, वहाँ के आउटपुट में कोई भी हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है जितनी भी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है किसी भी एक लेबर की, ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है किसी भी एक लेबर की, वो जो है इकोनॉमिक आउटपुट उसका कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट जो है वहाँ पे जो है वो ज़ीरो है, वो नील है, तो जिसकी वजह से हमें जो है आर्थिक हानि भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास पर भी जो है नकारात्मक या फिर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की अगर हम आंकड़ों में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश में है ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी लोग जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाती है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ती है, वो जितनी बढ़नी चाहिए, जिस प्रकार से जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे लेस प्रॉफिट, ठीक है, मुनाफा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही जगह पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग को, ठीक है, 10 की जगह अगर 20 लोग जो है अगर एम्प्लॉयड होंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर उन 20 लोगों को जो है वेजेस देनी पड़ेंगी, 20 लोगों को वेजेस देनी पड़ेंगी, जिससे जो है प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीप लेबर अवेलेबल है, तो उससे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को एक ही जगह एम्प्लॉय कर दिया जाता है तो उनकी जो वेजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर जो एम्प्लॉयर है उसका प्रॉफिट ही कम है, ठीक है, प्रॉफिट कम है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जो आगे वो वेजेस देता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वेजेस कम होगा तो क्या
होगा, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी आय नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का जो है कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, कंजम्पशन कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी अगर हमारी कम होगी, अगर हमारी डिमांड नहीं होगी, तो जो आगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आउटपुट कम कर देंगी। आउटपुट कम कर देंगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, सॉरी, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आखिर हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल। हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के थ्रू हम जनसंख्या को अगर हम कंट्रोल करें तो हम कहीं ना कहीं जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे जो है हम लोग निपट सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास इतनी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसके कारण जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, जनसंख्या नियंत्रण जो है हमारी, उसको जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण करना हमारी हमें उसमें जो है हमारी प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को अधिकतम हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है 15 to 64 एज ग्रुप जो है, ठीक है, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, उसकी वो जो है उसकी अगर हम देखें तो 67% जो है हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आती है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, लोगों को जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है हम वो कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा जो है हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, या फिर हम उनके कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसके कारण जो है हम अब हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम उसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे सरकार ने भी कदम उठाए हैं, जैसे कि मुद्रा लोन है, या फिर ठीक है, अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पे भी स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, हमें वोकेशनल एजुकेशन या फिर व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों के कौशल विकास पर हम लोग को और ध्यान दे सके, और उनको बेहतर जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको बेहतर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में जो है उनको मदद मिलेगी। तो वोकेशनल एजुकेशन पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है न्यू एजुकेशन हमारी जो पॉलिसी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे हमें जो है लोगों में जो है वोकेशनल एजुकेशन पर हम लोग और ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, श्रम प्रधान उद्योग जो है उनको हमें और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी जो अभी तक जो लोग जो यहाँ पर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं वो जो है वहाँ पर जो है उस तरफ जो है शिफ्ट हो सकें, जिसके लिए जो है हमें रूरल टू अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र से जो है अर्बन क्षेत्र या फिर शहरी इलाकों के लिए जो है माइग्रेशन को भी जो है और ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, या फिर हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो है लेबर की डिमांड है। तो ऐसे सेक्टर्स को हमें और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। महिला श्रम बल की जो है भागीदारी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। महिलाएं जो हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो वहाँ के जो फार्मलैंड पे जो है बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो है फार्मलैंड में मोस्टली जो है वो महिलाएं काम कर रही हैं। तो उनको जो है हमें फॉर्मल मार्केट में, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है हमें वुमेन एजुकेशन पे भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अगर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को अगर फॉर्मल सेक्टर में बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है,
रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। जैसे कि सरकार द्वारा बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए भी जा रहे हैं, जैसे कि मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं उससे भी जो है अगर सरकार द्वारा ऐसी स्कीम्स को चलाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हैं उनको हम लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि हमें जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी। तो सरकार द्वारा भी जो है बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि मनरेगा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, पीएम स्वनिधि है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो ये सभी जो है सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से लड़ सकते हैं। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमारी जो पूरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं उसको कम करती है, उसको स्टैग्नेट करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस समस्या को जल्दी से जल्दी जो है कम कर सकें। तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो है सरकार द्वारा जो है बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि हमने बात की इन योजनाओं की, तो यहाँ पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है हमें पूरा का पूरा फुल पोटेंशियल का जो एडवांटेज है उसको उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को जो है और ज़्यादा आगे लेके जा सकें। जो हमारे यहाँ जो लेबर अवेलेबल है, करीब 67% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका हम लोग फ़ायदा उठा के हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार द्वारा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, या फिर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है एन्यूमरेट द कोर वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सेवकों के मूल मूल्यों की गणना करें, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज जो है वो हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो इंडियन गवर्नेंस है या फिर हम कह सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह, मतलब बैकबोन की तरह जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर अगर जनता का विश्वास, मतलब सिटीजन का विश्वास और एफिशिएंटली काम करने के लिए जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर कुछ कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ मूल्यों को जो है उन्हें अपनाना चाहिए। तो ये जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसने कुछ कोर वैल्यूज़ की बात की है जो कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की, मतलब कि वस्तुनिष्ठता की, ठीक है। मतलब कि जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सभी के सभी जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जितने भी जो लॉज हैं उसको अबाइड करके चलना चाहिए, उसको फॉलो करके चलना चाहिए, तभी जो है वो एक रैशनल डिसीजन, ठीक है, रैशनल डिसीजन तक वो पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंटेग्रिटी, मतलब कि अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी जो सोच है, और जो हमारे जो हम जो क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं वही हम कह रहे हैं और वही हम कार्य जो है वो करते हैं। तो ये सब में जब हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, जब इनमें एक समानता होती है, तो जो भी सिविल सर्वेंट होता है वो एक बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। तो और इससे क्या होता है, इससे वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा उनको मदद मिलती है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अपने गोल्स बना लेते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल गेन जो है उसको फोरगो करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जब पहले रखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो जो सिविल सर्वेंट्स में को कहते हैं कि वो जो है उसमें वो इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास जो है वो पूरी पब्लिक मनी जो है वो उन्हीं के पास होती है। तो वो जो पब्लिक मनी होती है उसको किस तरीके से एलोकेट करना है, कहीं उसका जो है गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, तो ये सब कार्य किसका होता है, ये सिविल सर्वेंट्स का ही होता है। तो अगर उनमें इंटेग्रिटी जैसी वैल्यू होगी तो ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही। तो जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो है जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। तभी जब अगर वो अपनी जवाबदेही समझेंगे तभी जो है वो अपना कार्य जो है पूरी दक्षता से, पूरी एफिशिएंटली कर सकते हैं और जो है पूरी ऑनेस्टी से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ठीक है, निष्पक्षता और गैर पक्षपात। मतलब कि जब भी कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो मेरिट बेस्ड पे लिया जा रहा है। तो ये क्या होती है, ये होती है इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो जितनी भी चॉइसेस ली जा रही हैं, जितने भी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मेरिट बेसिस पे लिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पे बायसनेस की कोई जगह नहीं होती, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी की कोई जगह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अगर नॉन पार्टिसनशिप समझे तो यहाँ पे जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल न्यूट्रल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जो है किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी जो पॉलिटिशियन के फियर में या फिर उनके फेवर के लिए जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एम्पैथी या फिर सहानुभूति, ठीक है। तो यहाँ पर सहानुभूति या एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोचना। जब सिविल सर्वेंट्स जो है अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचेंगे तभी उनके लिए जो है एक वो अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, जितने भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जब उनके लिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ज़रूरी है कि अपने आप को उनकी जगह रख के सोचा जाए कि उन पर जो है इस डिसीजन का क्या असर होगा, वो कहीं ना कहीं इससे एडवांटेज या फिर उनको बेनिफिट होगा इस डिसीजन से या नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो कोर वैल्यूज़ हैं अगर सिविल सर्वेंट्स को अपना काम रे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करना है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इसके जो कोर वैल्यूज़ हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या महत्व हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रशासन में बहुत ही ज़्यादा दक्षता, ठीक है। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो उससे जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर इंटेग्रिटी है तो उससे भी जो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो जिससे क्या होता है कि पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी देखी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। फेथ इन गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार में विश्वास होता है क्योंकि जो गवर्नेंस के लिए जो है सिविल सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और पब्लिक से डायरेक्ट वही डील करते हैं, ठीक है। अगर वो एफिशिएंटली काम करेंगे, वो अगर अपना पूरी ऑनेस्टी से, ठीक है, पूरी अपनी जो है ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो उससे क्या होता है, जनता का विश्वास या सिटीजन का विश्वास जो है सरकार के प्रति बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं मेक पब्लिक सर्वेंट मोर कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे जितने भी जो लोक सेवक हैं उनको और ज़्यादा जो है दक्ष बनाता है, उनकी जो है एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो क्या ये वैल्यूज़ जो है, कोर वैल्यूज़ जो है, ये क्या उनमें इनकलकेट की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है। तो इसको इनकलकेट कैसे की जा सकती है? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात की जाती है प्रशिक्षण की, मतलब कि उनको इस प्रकार से जो है ट्रेनिंग की दी जा सकती है। जैसा कि सेकेंड ARC रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जितने भी जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें जो है यहाँ पर जो है एक प्रोफेशनल एथिक्स को भी जोड़ना चाहिए। एक वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग से जितनी भी ये जो कोर वैल्यूज़ हैं ये सिविल सर्वेंट्स में जो है इनकलकेट की जा सकती है। दूसरा है इंसेंटिवाइजिंग ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स, ईमानदार और कुशल सिविल सेवकों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। अगर हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, अगर हम उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं, अगर हम उन्हें अवार्ड करते हैं, ठीक है, जितने भी जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं
तो क्या होगा, तो और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो और ज़्यादा एनकरेज होंगे अपना कार्य जो है पूरी ईमानदारी से करने के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ठीक है, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो है जो हमारी जो गवर्नेंस है उसके जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये जो है इनको जो है ये जो कोर वैल्यूज़ हैं इनको अबाइड करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए जो है आगे कार्य कर सकें। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।